बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो जो कि हमारे साथ है ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस किस चीज़ को कहते हैं, ये कौन सी डिसीज़ होती है, किस तरह से डिसऑर्डर होती है, ठीक है, इसमें क्या होती है, इसकी मेन रीजंस क्या है, इसकी काजेस क्या है, इसकी साइन एंड सिम्टम्स क्या है, इसकी ट्रीटमेंट क्या है, इसकी नर्सिंग मैनेजमेंट क्या हो सकती है, तो ये सब हम इस वीडियो लेक्चर में डिटेल के साथ डिस्कस करने वाले हैं। आप लोग हमारे साथ एंड तक देखते रहे, ठीक है, वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को बहुत जल्द मिल सके। तो आइए स्टार्ट लेते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस किस चीज़ को कहते हैं? ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है ना, ये हमारे साथ जब जॉइंट्स की जब दो कनेक्शन ऑफ बोन जो होती है ना, ये जॉइंट्स के ज़रिए से होती है, ठीक है। आप लोगों को पता होगा कि कनेक्शन ऑफ बोन्स जो है ना, ये किस चीज़ के ज़रिए से होता है? जॉइंट से होता है, ठीक है। दो बोन के दरमियान जॉइंट्स होते हैं, जैसे कि आप लोग अगर ये नी के जॉइंट्स को देख ले या बोन्स को देख ले, ठीक है, या ये जो शोल्डर बोन्स होते हैं या जो हैंड के नीचे वाले हिस्से के बोन्स होते हैं, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं फिंगर्स में भी जॉइंट्स है, ठीक है। तो इन सब के दरमियान दो बोन्स के कनेक्शन के दरमियान एक जॉइंट प्रेजेंट होते हैं, एक फ्लूइड सा प्रेजेंट होते हैं, एक वाटरी सा फ्लूइड प्रेजेंट होते हैं, ये आप लोग देख सकते हैं। इसके दरमियान ये जो वाटरी सा हिस्सा है ये प्रेजेंट होता है, ठीक है, जो कि गैप बिटवीन टू बोन्स को भी कर देती है, ठीक है, यानी इन दोनों के दरमियान गैप्स बना देती है। दूसरा एक फ्लूइड सा शेप बना देती है, और ये कि ये हमारे साथ बोन को दोनों की फ्रैक्शन से रोक देती है, ठीक है, कि दो बोन्स के दरमियान फ्रिक्शन ना हो जाए, रगड़ ना आ जाए, क्योंकि इससे फिर इन्फ्लेमेशन का हो सकती है। तो उसको हम कहते हैं जॉइंट्स बिटवीन द बोन्स, ठीक है। अगर ये जॉइंट्स, ये फ्लूइड जो है ना, ये ख़त्म हो जाए बोन से, यानी आप लोग देख सकते हैं इस बोन से ये जो ये वाला हिस्सा है, ये जो स्पेस है, ये ख़त्म हो गया है और इन दोनों का कनेक्शन हो गया है, एक दूसरे के साथ जुड़ गए हैं, और एक दूसरे के साथ अब जब हम उठते बैठते चलते फिरते हैं तो ये इन दोनों का कनेक्शन हो जाता है, इन दोनों का रगड़ आ जाता है। उससे हमारे साथ जितनी भी इसके आसपास जो मसल्स होते हैं, जो कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, तो उसमें भी डैमेज आ जाती है, उसमें भी इन्फ्लेमेशन आ जाती है और इस बोन में भी इन्फ्लेमेशन आ जाती है। दूसरा ये कि जब इससे ये वाला हिस्सा ख़त्म हो जाए, जो कि मतलब फ्लूइड सा फॉर्म है, तो उसके बाद बोन में एक ग्रोथ सी आ जाती है, ठीक है, और जब इसकी ग्रोथ हो जाती है तो ये स्पेस बिल्कुल ख़त्म हो जाता है और इन दोनों का बिल्कुल गैप ख़त्म हो जाता है और इन दोनों का फिर रगड़ना आ जाते हैं, और जब ये दोनों एक दूसरे के साथ रगड़ जाते हैं तो इससे हमारे साथ जो बोन्स होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं, जो कनेक्टिव टिश्यूज है वो भी डैमेज हो जाते हैं और इंसान को बहुत ज़्यादा, बहुत सिवियर टाइप ऑफ पेन महसूस होता है। तो उस पेन को हम किस तरह से ख़त्म करेंगे और इसकी काजेज़ वगैरह अब हम पढ़ेंगे। एटियोलॉजी एंड पैथोफिजियोलॉजी। एटियोलॉजी एंड पैथोफिजियोलॉजी यानी काजेस एंड पैथोफिजियोलॉजी, इसका सारा जो शेप स्ट्रक्चर वगैरह है, जो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी है, हम इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो एटियोलॉजी क्या हो सकती है? अच्छा, नॉन इन्फ्लेमेटरी डीजेनरेटिव जॉइंट्स डिजीज कैरेक्टरिस्टिक बाय ब्रेकडाउन ऑफ द कार्टिलेज इन द साइनोइड जॉइंट। और ये दोनों बोन का कनेक्शन कौन से जॉइंट से होता है? साइनोइड जॉइंट से। तो वही बात है कि जब साइनोइड जॉइंट जो है ना, ये हमारे बोन से ख़त्म हो जाए, उसकी गैप ख़त्म हो जाए और उन दोनों का कनेक्शन आ जाए दो बोन्स के साथ, ठीक है, दो बोन का एक दूसरे के साथ कनेक्शन आ जाए, तो उससे क्या होता है, हमारे बोन्स में पेन महसूस हो जाता है, ठीक है, उसकी रगड़ना शुरू हो जाती है जब हम उठते बैठते चलते फिरते हैं, तो इससे हमारी बोन की कनेक्शन हो जाती है और इससे ये होता है कि दोनों बोन एक दूसरे के साथ जब टक्कर जाते हैं तो साइड वाले जितनी भी कनेक्टिव टिश्यूज़ है, जो बोन्स है, जो मतलब जितनी भी टिश्यूज़ वगैरह है, उसमें इन्फ्लेमेशन आ जाती है और उसकी वजह से फिर सवेयर पेन हो जाती है, ठीक है। द एग्जैक्ट कॉज इज नॉट नॉन। अभी तक इसकी जो एग्जैक्ट कॉज है जिसकी वजह से ये हो जाती है तो वो अभी तक मालूम नहीं है, लेकिन हेरिडिटी की वजह से हो जाती है। जैसे कि फैमिली हिस्ट्री के बारे में हम पूछते हैं कि फैमिली में किसी को तो ये मतलब ऑस्टियोआर्थराइटिस नहीं हुआ था, ठीक है, उससे हो जाती है। दूसरा एक एजिंग की वजह से, जब ज़्यादा एज हो जाए, ठीक है, तो जैसे कि 40 ईयर्स से अबव हो जाए तो उसकी वजह से भी, क्योंकि उन लोगों ने बहुत ज़्यादा काम किया होगा अपने पाँव पे, ठीक है, या अपने हैंड्स पे या अपने किसी भी जॉइंट्स पे, ठीक है, तो उस वजह से उस जॉइंट पे प्रेशर आ गया होगा और उस प्रेशर की वजह से ये जो जॉइंट्स होते हैं, ये जो फ्लूइड सा होता है, ये डैमेज हो गया होगा, ये ख़त्म हो गया होगा और उस वजह से फिर कनेक्शन ऑफ बोन्स आ गई है और बोन्स पे इन्फ्लेमेशन आ गई है, ठीक है।
अच्छा, फीमेल जेंडर में यह कॉमन है क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि फीमेल के बोन जो है ना वो कमज़ोर होते हैं, उसमें विटामिन सी की कमी होती है, दूसरा एक विटामिन डी की भी कमी होती है, ठीक है। ज़्यादातर जितनी भी बोन डिजीज़ हो गए वो कॉमन होती है ज़्यादातर फीमेल्स में, ठीक है। तो फीमेल्स में यह कॉमन होती है और फीमेल्स में एज़ कम्पेयर टू मैन बहुत ज़्यादा होगी ये डिजीज़। ओबेसिटी की वजह से भी हो सकती है। ओबेसिटी की वजह से क्यों होती है? क्योंकि जब ओवरवेट हो जाए तो उस जॉइंट्स पे प्रेशर आ जाती है, और जब जॉइंट पे प्रेशर आ जाती है इस वजह से जॉइंट्स डैमेज हो सकते हैं, और जॉइंट जब डैमेज हो जाए तो ऑस्टियोआर्थराइटिस काज हो सकती है, ठीक है। प्रीवियस जॉइंट इंजरी अगर कोई हो गई है तो उस वजह से भी जॉइंट्स जो है ना वो डैमेज हो सकते हैं। रिक्रिएशनल और ऑक्यूपेशनल ओवर यूज़ ऑफ द जॉइंट्स, या अगर ऑक्यूपेशनली या प्रोफेशनली या उसकी जहाँ पे काम है तो उस वजह से अगर उसने ओवर यूज़ ऑफ जॉइंट्स किया है तो उस वजह से भी ऑस्टियोआर्थराइटिस काज हो सकती है, ठीक है। जिस जॉइंट की ओवर यूज़ की जाए तो वो डैमेज हो सकती है और उसकी वजह से फिर ऑस्टियोआर्थराइटिस काज हो सकती है। ये आप लोग देख सकते हैं, हमारा जो नॉर्मल जॉइंट होता है, जो हेल्दी जॉइंट्स होता है, तो इसके इर्द गिर्द ये देख सकते हैं ये कार्टिलेज है, ठीक है। इसके दरमियान ये गैप सा बना हुआ है, इन दोनों के दरमियान ये कार्टिलेज ने गैप लगाया है, गैप बनाया है, ठीक है। अगर ये कार्टिलेज, ये फ्लूइड, ये जॉइंट्स ख़त्म हो जाए तो ये आप लोग देख सकते हैं ये अब ख़त्म हो गए हैं, डैमेज हो गया है, और जब ये डैमेज हो जाते हैं तो फिर ये बिल्कुल ख़त्म हो जाता है लास्ट में, और जब ये बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं तो बोन का बोन के साथ कनेक्शन आ जाता है, गैप खत्म हो गया है। तो अब बंदा जब उठता भी है, बैठता है भी, चलता भी है, तो इसके इर्द गिर्द जो है ना मसल्स मौजूद होते हैं, वो मसल डैमेज हो जाते हैं, ठीक है। ये बोन भी डैमेज हो जाता है, ये वाली साइड, ये वाली साइड, ठीक है। लेकिन वो जो मसल्स होते हैं, जो कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, वो भी डैमेज हो जाते हैं, और जब वो डैमेज हो जाते हैं तो उस वजह से फिर पेन, सीवियर टाइप ऑफ पेन महसूस होता है बंदे को, वो ना बैठ सकता है फिर सही से, न चल सकता है, न उठ सकता है। तो उस दौरान हम कह सकते हैं कि दिस इज द साइन एंड सिम्टम ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस। साइन एंड सिम्टम की तरफ आते हैं, तो साइन एंड सिम्टम में हमारे साथ जो कॉमन साइन एंड सिम्टम है तो वो ये हो सकती है कि पेन होगी, स्वेलिंग होगी, एंड दूसरा ये कि वो जगह गर्म होगी, ठीक है, एंड रेडनेस होगी क्योंकि इन्फ्लेमेशन हो गई है। ऑस्टियोआर्थराइटिस अगर एसिमेट्रिकली एंड टिपिकली अफेक्ट ओनली 1 or 2 जॉइंट्स, ये टिपिकली 1 या 2 जॉइंट्स में होता है, ठीक है, ज़्यादा जॉइंट्स में नहीं होता। अगर 2 या 2 से मोर जॉइंट्स में हो गया है तो उस दौरान क्या होगा, उस जगह में साइन एंड सिम्टम उसकी ये होगी कि मतलब जो हमारे साथ जॉइंट्स की बीमारी होती है ना, तो उसमें ये होता है कि सारे जॉइंट्स जो है ना उसमें पेन होता है। लेकिन जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है उसमें 1 or 2 जॉइंट्स में पेन होगी, ठीक है, स्वेलिंग होगी, रेडनेस आ गई होगी। तो ये हम फिर कंपेयर करेंगे जॉइंट्स डिजीज़ के साथ, और जो हमारे साथ ऑस्टियोआर्थराइटिस है तो हमें पता चलेगा कि इसको ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया है क्योंकि 1 जॉइंट या 2 जॉइंट में डिफ़िकल्टी है, या पेन है, या स्वेलिंग है, ठीक है। द चीप सिम्टम्स आर एचिंग पेन, एकिंग पेन होगी, बहुत ज़्यादा पेन होगी, ठीक है, जो कि बंदे को हर्ट कर रहा होगा। विद जॉइंट मूवमेंट एंड स्टेपनेस, जॉइंट मूवमेंट में बंदे को पेन होगा, और दूसरा ये कि उसकी मसल जो है ना वो स्टेप हो जाएंगी, स्टेपनेस उसे महसूस होगी। विद लिमिटेशन ऑफ मोबिलिटी, और उसकी जो मोबिलिटी है वो ज़्यादा नहीं होगी, ठीक है, तो उसकी मोबिलिटी लिमिट में होगी। दूसरा एक स्टेपनेस होगी, एंड जॉइंट मूवमेंट जो है ना उसमें के ज़रिए से पेन होगा। जब वो जॉइंट मूवमेंट करेगा तो उस दौरान उसको पेन महसूस होगा। तो ये हमारे साथ साइन एंड सिम्टम है किस चीज़ की, ऑस्टियोआर्थराइटिस की। जॉइंट में भी डिफॉर्म्ड और न्यूड्यूल्स में प्रेजेंट, जॉइंट जो है ना वो में भी डिफॉर्म्ड हो, मतलब उसकी वो कंफर्ट ना हो, ठीक है, डिफॉर्म्ड हो, उसकी शेप चेंज हो गया होगा, वहाँ पे स्वेलिंग सा होगा, रेडनेस सा होगा, और न्यूड्यूल सा होगा। न्यूड्यूल मतलब कि उस जगह में एबनॉर्मली ग्रोथ होगा, ठीक है। एबनॉर्मली ग्रोथ को हम क्या कहते हैं, न्यूड्यूल्स कहते हैं। तो उस जगह पे एबनॉर्मली ग्रोथ भी हो सकती है। स्टूडेंट्स आते हैं डायग्नोसिस की तरफ। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस की क्या डायग्नोसिस हो सकती है, किस तरह से हमें मालूम होता है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गई है। तो जहाँ पे भी बोन की बात आती है तो डायरेक्ट हमारा जहन चलता है किस तरफ पे, एक्सरे की तरफ पे, ठीक है। तो हम एक्सरे बोन फ्रैक्चर्स के लिए कर सकते हैं, स्ट्रेन के लिए कर सकते हैं, किसी और भी बोन की डिजीज़ के लिए कर सकते हैं। लेकिन ये जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है ये ऐसा डिजीज़ है कि इसमें जो कार्टिलेज है वो ख़त्म हो जाता है। हमें बोन तो दिखाई देगा एक्सरे के ज़रिए से, लेकिन हमें ये दिखाई नहीं देगा कि बोन से कार्टिलेज खत्म हो गया है, ठीक है, क्योंकि एक्सरे के ज़रिए से हमें
कार्टिलेज वगैरह दिखाई नहीं देता, बस जस्ट बोन का एक शेप सा बना हुआ होता है और उसमें जितनी भी फ्रैक्चर्स वगैरह जख्म वगैरह हो तो वो दिखाई देता है। ठीक है, तो अब अगर हमारे साथ ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया है तो उसमें हमें किस तरह से पता चलेगा कि पेशेंट को ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया है? जब हम एक्सरे करेंगे तो उसके गैप से हमें पता चलेगा कि इसका गैप जो है ना पहले इतना था और अब कम हो गया है। ठीक है, तो जो नॉर्मल जॉइंट्स है उसका पहले एक्सरे लेंगे और इसको कंपेयर करेंगे फिर ये एबनॉर्मल जॉइंट वाले से, तो हमें पता चलेगा कि ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गई है। ठीक है, हिस्ट्री लेंगे, हिस्ट्री से हमें पता चल सकता है कि उसको क्या है, पेन, स्वेलिंग, रेडनेस वगैरह। ठीक है, ये सब हमारे साथ साइन एंड सिम्टम है ऑस्टियोआर्थराइटिस की। दूसरी फिजिकल एग्जामिनेशन हम खुद करेंगे कि उस जगह में स्वेलिंग वगैरह तो नहीं, न्यूड्यूल्स वगैरह तो नहीं बना हुआ है, उसका शेप तो चेंज नहीं हुआ है, रेडनेस स्वेलिंग वगैरह तो नहीं है। ठीक है, एंड एक्सरे करेंगे। ये जो आर्थ्रोसिंथेसिस है ना, ये हमारे साथ एक ऐसा प्रोसीजर होता है कि जब हम नीडल जो है ना वो हम इंसर्ट करते हैं उस जॉइंट में और उसके ज़रिए से हम जो एक्सेस ऑफ फ्लूइड है उसको निकाल लेते हैं, तो उसकी वजह से हमें पता चलता है कि यहाँ तो फ्लूइड प्रेजेंट ही नहीं है, तो ये प्रोसेस भी हम कर देते हैं और इससे पता चल जाता है कि पेशेंट को ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया है। ठीक है, इसके ज़रिए से भी डायग्नोस हो सकते हैं। Careful analysis of the location, duration, and character of the joint symptoms and the appearance of the joint help to diagnose osteoarthritis। ठीक है, और उसका लोकेशन, ड्यूरेशन, करेक्टर ये सब हम चेक करते हैं और सारे साइन एंड सिम्टम से हमें पता चलता है कि पेशेंट को डायग्नोस हो गई है ऑस्टियोआर्थराइटिस के साथ। अब ट्रीटमेंट की तरफ आते हैं, तो ऑस्टियोआर्थराइटिस की क्या ट्रीटमेंट हो सकती है? ठीक है, तो ट्रीटमेंट में हमारे साथ तो इसके लिए कुछ स्पेशल केयर नहीं है, ये हम केयर नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन इसके लिए जो मैनेजमेंट है या इसकी जो पेन रिलीफ है वो हम कर सकते हैं। ठीक है, यानी इसको हम ट्रीट कर सकते हैं या जिस तरह से मतलब कुछ टाइम के लिए इसका जो पेन रिलीफ है, जो साइन एंड सिम्टम है वो कुछ टाइम के लिए गायब हो सकते हैं, लेकिन उसको परमानेंटली हम ठीक नहीं कर सकते। ठीक है, इसकी परमानेंट ट्रीटमेंट कुछ भी नहीं है। तो ट्रीटमेंट में हमारे साथ यहाँ पे दिया गया है कि ट्रीटमेंट कंसिस्ट ऑफ पेन मैनेजमेंट। पेन मैनेजमेंट हम करेंगे, किस तरह से पेन मैनेजमेंट करेंगे? अगर ज़्यादा पेन हो रहा है पेशेंट को तो उसके लिए हम पेन किलर यानी एनसैड हो गए। ठीक है, इसी तरह से जो इंजेक्शंस वगैरह होते हैं पेन के लिए, जो करंट वगैरह होता है जिसको हम टेंस भी यूज़ कर सकते हैं। टेंस जो है ना ये हमारे साथ एक वोल्टेज, स्मॉल वोल्टेज में करंट होता है जो कि पेन रिलीफ के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, तो ये सब हम यूज़ कर सकते हैं पेन को मैनेज करने के लिए। ठीक है, अब 3 लेयर में इसका ट्रीटमेंट हम बताएंगे। 3 लेयर में फर्स्ट जो है ना हम पेन किलर जो है ना वो अप्लाई करेंगे। दूसरा लेयर में हमारे साथ क्या होगा, फिजिकल थेरापी हम करेंगे। फिजिकल थेरापी में क्या आते हैं, जैसे कि एक्सरसाइज वगैरह से सिखाएंगे। ठीक है, कि ये एक्सरसाइज आपने करने हैं। टेंस भी हम कर सकते हैं, यानी जो स्मॉल वोल्टेज में करंट देते हैं ताकि पेन रिलीफ हो जाए। नेक्स्ट हमारे साथ है लेज़र थेरापी। लेज़र थेरापी भी हम कर सकते हैं। लेज़र थेरापी के ज़रिए से भी उसका जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है वो थोड़ा सा ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, एंड सर्जिकल के ज़रिए से भी कर सकते हैं, सर्जरी हम कर देते हैं और सर्जरी के ज़रिए से जो ज़्यादातर हम एक इंजेक्शन लगा देते हैं जिसको हम कॉर्टिसोल इंजेक्शन कहते हैं। ठीक है, कॉर्टिसोल इंजेक्शन जो है ना उसके ज़रिए से हमारे जो जॉइंट्स है उसकी पेन थोड़ा रिलीफ हो जाती है। ठीक है, पेन जब रिलीफ हो जाती है तो थोड़ा सा ट्रीट हो जाती है ये जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है। ठीक है, एंड लास्ट जो हमारे साथ है वो क्या है, लास्ट में हम रिप्लेसमेंट करेंगे। अगर इस सब ने काम नहीं किया, यानी इस सब ट्रीटमेंट ने काम नहीं किया, तो तब हमारे साथ जो लास्ट पार्ट है वो क्या है, रिप्लेसमेंट ऑफ द जॉइंट है। जॉइंट को हम रिप्लेस करेंगे। तो यहाँ पे लिखा गया है कि फर्स्ट तो हम पेन को मैनेज करेंगे, दूसरा ये कि उसके लिए एक्सरसाइज बताएंगे कि आपने लो इम्पैक्ट एरोबिक एक्सरसाइज करना है। ठीक है, अपने जो जॉइंट्स है उसको स्ट्रांग बनाने हैं, उसको स्ट्रेंथन करने हैं, वेट रिडक्शन करने हैं ताकि उस पर स्ट्रेस ना आ जाए। ठीक है, ओवर वेट हो अगर पेशेंट तो उसके लिए वेट रिडक्शन करने हैं, एंड मेंटेन ऑफ जॉइंट फंक्शन, और जॉइंट फंक्शन को मेंटेन रखना है। ठीक है, दूसरा है कि पेन किलर में हम क्या कर सकते हैं, सैलिसाइलाइड्स दे सकते हैं, एसिटामिनोफेन दे सकते हैं, एंड एनसैड में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, और एसिटामिनोफेन जो है ना ये हम 1000 डोज में यूज़ कर सकते हैं और 1000 से लेकर 3000 तक पर डे हम दे सकते हैं, यानी 3 टाइम अगर दे दे तो 3000 तक पहुंच जाते हैं। स्टैंडर्ड फॉर पेशेंट विद माइल्ड और मॉडरेट क्रॉनिक जॉइंट पेन। अगर मॉडरेट या माइल्ड थोड़ा सा या मतलब ज़्यादा सीवियर बना हो तो उस दौरान हम ये प्रिस्क्राइब कर सकते हैं 3 टाइम अ डे।
अच्छा, फिर उसके बाद जो है ना कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो कॉर्टिसोल इंजेक्शन है वो हम प्रिस्क्राइब करते हैं कि वो लगाए, ठीक है। अगर उससे भी ठीक नहीं हुआ तो फिर क्या कर देते हैं, उसकी मोटिलिटी को इंक्रीज़ कर देते हैं, उसकी जॉइंट को की जितनी भी मोटिलिटी है वो भी अगर ठीक नहीं हुआ तो फिर उसकी सर्जरी कर सकते हैं। और सर्जरी के बाद सर्जरी जो है ना वो हमारे साथ जॉइंट रिप्लेसमेंट है, यानी उस जॉइंट को हम रिप्लेस कर देंगे। और जब हम जॉइंट को रिप्लेस कर देंगे तो बिल्कुल भी पेन ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि उसकी जो जॉइंट है वो ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो द हिप एंड नी आर द मोस्ट कॉमन साइट, जो हिप एंड नी है ये मोस्ट कॉमन साइट है ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए, ठीक है। यहाँ पे ज़्यादातर ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाते हैं। जितनी भी औरतें हैं जो कि 40 एज से ज़्यादा हो या 40 से कम भी होते हैं तो उसको ये मसले बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। एंड ग्लूकोसामीन एंड कॉन्ड्राइटिन, ये दोनों मेडिसिन ऐसे हैं जो कि हमारे साथ पेन रिलीव कर सकते हैं, पेन रिड्यूस करने के लिए हम यूज़ करते हैं। दूसरा है हमारे साथ योगा एक्सरसाइज है, मसाज है, हम उस जगह की मसाज करेंगे, ठीक है। एंड कैप्सिसिन क्रीम एक ऐसी क्रीम है जो कि पेन रिलीफ के लिए हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये सब हम 4 टाइम अ डे यूज़ करेंगे। नर्सिंग मैनेज, अच्छा स्टूडेंट्स, अब हमारे साथ है नर्सिंग मैनेजमेंट। ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट का हम किस तरह से नर्सिंग मैनेजमेंट करेंगे, ये हमारा फंक्शन है अब, ठीक है। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, उसको एक एक्सरसाइज सिखाएंगे कि आपने क्या करना है, उस जगह की एक्सरसाइज करनी है, ठीक है, उस जॉइंट की एक्सरसाइज करनी है। और दूसरा है कि उस जॉइंट की रेस्ट पे भी रखना है, यानी इतना ज़्यादा काम नहीं करना है, उस पर स्ट्रेस नहीं लाना है, फोर्स नहीं लाना है। द पेशेंट शुड बी अवॉइड फ्लैशिंग स्ट्रेस, आपने क्या करना है, उस जगह पर स्ट्रेस नहीं लाना है, ठीक है, फोर्स नहीं लाना है। इफेक्टिव ऑन अफेक्टेड जॉइंट, जहाँ जो जॉइंट अफेक्टेड है जिसमें ऑस्टियोआर्थराइटिस आ गया है तो उस पर अपने स्ट्रेस नहीं लाना है। इंस्ट्रक्ट एंड मॉइस्ट हीट एप्लीकेशन, आप लोग हीट एप्लीकेशन भी यूज़ कर सकते हैं। इनकरेज द पेशेंट टू मेंटेन वेट विद इन नॉर्मल लिमिट, और उस जगह पे आप लोग मतलब नॉर्मल लिमिट में थोड़ी सी वेट उठा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा वेट उस पर ना उठाए ताकि उस पर स्ट्रेस ना आ जाए, ठीक है। वेट रिडक्शन करना है ताकि आपके जॉइंट पे स्ट्रेस ना हो, स्ट्रेस डिक्रीज हो, ठीक है। तो वेट लॉस भी करना है, तो उसको पता होगा कि किस तरह से क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज होती है, या आप लोग इसको इंटरनेट पे भी सर्च कर सकते हैं, वहाँ से भी आप लोग देखेंगे कि क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज किस तरह से होते हैं। तो इसके ज़रिए से भी पेन रिलीफ हो सकती है, और जो एंड डिसेबिलिटी ऑफ द नी, और जो नी की पेन है वो भी डिसेबल हो सकती है, मतलब जो नी की पेन है उसको कंफर्ट मिल सकती है, ठीक है। तो चलो स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमारा जो ऑस्टियोआर्थराइटिस था वो ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम रिमेटॉइड आर्थराइटिस पढ़ेंगे, और अगर इस वीडियो लेक्चर में कोई भी कॉम्प्लिकेशन है, कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह।